प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ग्रहण लगा दिया है। कई चीनी कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। गुरुवार को प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। नवंबर 2021 के बाद से अमेरिका की ओर से चीन और पाकिस्तान की कंपनियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का यह छठा दौर है। इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार से बात की। साजिद तरार ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था। यहाँ कई डील हुई हैं, ऐसे में हो सकता है अमेरिका उन्हें भी खुश करना चाहता हो। तरार ने प्रतिबंधों को लेकर दूसरी संभावना जताते हुए कहा, आज पाकिस्तान पैसों के लिए IMF के सामने झुका हुआ है। ऐसे में वो चाहें जो करे, हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये कि चीन को सिग्नल है, क्योंकि इस समय रूस और चीन करीब आ गए हैं, आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अमेरिका को ऐसे में कोई ना कोई रिएक्शन देना था। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और बाइडेन प्रशासन की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि उनकी विदेश नीति बहुत कमज़ोर है। साजिद तरार ने आगे कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति का ये फेलियर है। पैसे आप जिनसे मांगते हैं, जाहिर है उनकी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। उन्होंने कहा, हो सकता है अब अमेरिका भारत को खुश करना चाहता हो, इस कारण प्रतिबंध लगाया गया हो। प्रतिबंधों के अलावा उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के CM अली अमीन गंडापुर को लेकर भी बयान दिया है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो अफगानिस्तान से सीधी बात करेंगे। इसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि गंडापुर देश की सरकार को कुछ नहीं समझते और अपने राज्य की एक अलग विदेश नीति चलाना चाहते हैं। साजिद तरार ने कहा कि आज अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान से बात करने लगे, कल बलूचिस्तान वाले ईरान से बात करने लगे, पंजाब वाले भारत से बात करने लगे, तो पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है। उन्होंने आगे कहा कि इस सब का कारण इमरान खान है, जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। यह पूछे जाने पर कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में ले जाया जाएगा तो क्या इससे और संघर्ष पाकिस्तान में बढ़ेगा। इसे लेकर तरार ने कहा कि इमरान को जेल में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो किसी और कैदी को नहीं मिली हैं। नवाज शरीफ को भी ऐसी सुविधाएं कभी नहीं मिली थी। आइए हम बात करें सुपर राफेल की। फ्रांस अपने फाइटर जेट का अधिक उन्नत संस्करण बनाने जा रहा है। दसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर फ्रांस का लक्ष्य राफेल का एक ऐसा वर्जन तैयार करना है जो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 से भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। इस राफेल F-5 या सुपर राफेल नाम दिया जा सकता है। फ्रांस को उम्मीद है कि उसके प्रमुख लड़ाकू जेट का यह नवीनतम संस्करण एक बार फिर बाजार में अपनी पकड़ बनाएगा। हाल के वर्षों में राफेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी F-35 से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राफेल के नए संस्करण को 2030 तक तैयार करने की योजना है। दसॉल्ट एविएशन को यूरोपीय देशों को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने में F-35 के सामने हार का सामना करना पड़ा है। यूरोप में मिली इन असफलताओं ने फ्रांसीसी फाइटर जेट निर्माता ने सुपर राफेल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। सुपर राफेल संस्करण को एन यूरो ऑन नाम के विंगमैन ड्रोन के साथ मिलकर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इस नवीनतम लड़ाकू संस्करण को पायलटों स्वायत्त रूप में कंट्रोल करेंगे। यह विमान दुश्मन के हमले के दौरान खुद को और अपने संचालन में शामिल अन्य प्रणालियों की रक्षा करने में सक्षम होगा। इसके लिए रडार, जैमिंग और आत्मरक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। सुपर राफेल पर लगे जैमर रडार वर्तमान राफेल जेट की समस्याओं को दूर करेंगे। इसके अलावा सुपर राफेल को फ्रांस और ब्रिटेन के सहयोग से बनी गाइडेड मिसाइलों को ले जाने के लिए भी डिज़ाइन किया जा रहा है। इनमें फ्यूचर क्रूज मिसाइल और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। नवीनतम राफेल लड़ाकू संस्करण में एक टारगेटिंग पॉड भी होगा जो टेलियोस और रिको NG की ताकत को एक साथ लाएगा। टेलियोस टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल राफेल F-3R और राफेल F-4 वेरिएंट में किया गया है, जबकि रिको NG टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल मिराज विमान में किया जाता है। इसके अलावा सुपर राफेल को हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों को ले जाने के लिए भी डिज़ाइन किया जाएगा। फ्रांसीसी रक्षा वेबसाइट मेटा डिफेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपर राफेल को उच्च स्तर पर विकसित किया जाएगा। यह केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक नया एयर कॉम्बैट सिस्टम की तरह है, जो एक सिस्टम के भीतर एक सिस्टम पर आधारित है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है। हसीना के साथ अन्य 58 लोगों पर हिंसक झड़पों के दौरान एक छात्र की हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। ये मामला 22 वर्षीय फ़हीम फैसल ने दर्ज कराया था। फैसल ने बताया कि उसे 4 अगस्त को दिनाजपुर में गैर सरकारी प्रदर्शन के दौरान गोली मारी गई थी, जिसमें वो घायल हो गया था। इसके साथ ही हसीना के खिलाफ अब तक 155 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 136 मामले हत्या के और मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 7 मामले शामिल हैं। इसके अलावा 3 अपहरण के मामले, 8 हत्या के प्रयास के लिए और एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जुलूस पर हमले करने का मामला भी दर्ज है। मामले के अनुसार प्रदर्शनकारियों पर हथियारों से हमला किया गया था,
मिस फैसल को कई चोटें आई। दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज किया गया, फिलहाल वो ठीक है। शेख हसीना के अलावा पूर्व विप इकबालुर रहीम और दिनाजपुर सदर उप जिला अध्यक्ष इमदाद सरकार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले महीने 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। बांग्लादेश को साल 1971 में आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद से बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था लागू है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30%, देश के पिछड़े जिलों के युवाओं को 10%, महिलाओं को 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और दिव्यांगों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान था। इस तरह बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण था। साल 2018 में बांग्लादेश के युवाओं ने इस आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई महीने तक चले प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया। बीते महीने 5 जून को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में फिर से आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा। इससे छात्र नाराज हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बांग्लादेश के विश्वविद्यालय से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब बढ़ते बढ़ते हिंसा में तब्दील हो गया। आइए हम यूपीआई सिस्टम के बारे में बात करें। अगर आप भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई में जल्दी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने सर्कुलर में कहा था कि टैक्स पेयर जल्द ही यूपीआई से 5 लाख रुपये तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। पहले लिमिट बहुत कम थी। यह बदलाव लाखों टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत देगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने देश के लाखों टैक्स पेयर्स को मदद करने के लिए यूपीआई का उपयोग करके टैक्स पेमेंट के लेन देन की सीमा बढ़ा दी है। NPCI की ओर से सर्कुलर 24 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था यूपीआई एक पसंदीदा भुगतान पद्धति के रूप में उभरा है। इस कारण खास कैटेगरी के लिए यूपीआई में हर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्कुलर में आगे कहा गया संस्थानों के लिए यूपीआई में हर लेन देन लिमिट टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। NPCI ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप से सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सत्यापित व्यापारियों की MCC 9311 कैटेगरी के लिए लेन देन की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। NPCI ने कहा है कि टैक्स पेयर्स को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्स भुगतान कैटेगरी के लिए बढ़ी हुई सीमा के लिए पेमेंट मोड के रूप में यूपीआई सक्षम है। NPCI ने बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यूपीआई ऐप से कहा है कि 15 सितंबर तक टैक्स पेमेंट लिमिट की बढ़ी हुई सीमा को लागू करने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि 16 सितंबर तक 5 लाख रुपये टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति अब अन्य कैटेगरी के लिए भी प्रतिदिन लेन देन 5 लाख रुपये तक का यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। 5 लाख रुपये तक यूपीआई पेमेंट और एजुकेशन संस्थान, IPO और RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि कुछ ही लेन देन पर ही लागू होगी। इसके अलावा आपको अपने बैंक और यूपीआई से चेक करना होगा कि वे कितने तक की लिमिट की अनुमति दे रहे हैं। ज़्यादातर पीयर टू पीयर लेन देन के लिए 1 लाख रुपये तक की यूपीआई लिमिट दी गई है। हालांकि ये बैंक तय करते हैं कि उनकी यूपीआई लिमिट कितनी होगी। जैसे इलाहाबाद बैंक 25,000 रुपये तक यूपीआई पेमेंट करने की लिमिट देती है। वहीं HDFC बैंक और ICICI बैंक 1 लाख रुपये की लिमिट तय करते हैं। वहीं कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस और विदेशी लेन देन के लिए यूपीआई की लिमिट 2 लाख रुपये तक की रखी गई है। आइए हम बात करें पाकिस्तानी भिखारियों की। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। ये लोग धार्मिक तीर्थयात्री बनकर इन देशों में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में भीख मांगने लगते हैं। इस मुद्दे ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पाकिस्तानी यात्रियों की कड़ी जांच शुरू हो गई है। यह समस्या विशेष रूप से इराक में गंभीर है, जहां कई पाकिस्तानी धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर भीख मांगने लगते हैं। रिपोर्टों के अनुसार मध्य पूर्व के देशों में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी नागरिक होते हैं। इसने तीर्थयात्रा वीज़ा का गलत इस्तेमाल करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चिंता की बात यह कि इराक में 18 से 25 साल की पाकिस्तानी लड़कियां भी भीख मांगने में लिप्त पाई गई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा रही हैं। यह समस्या ईरान में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भिखारी बनने के कई मामले सामने आए हैं। ईरानी अधिकारियों ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के भिखारी बनने के साथ साथ नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी में लिप्त होने पर चिंता जताई है। यह समस्या पाकिस्तान में सक्रिय संगठित भिखारी नेटवर्क का हिस्सा है। यह नेटवर्क तीर्थयात्रा वीज़ा जैसे उम्रा और जियारत वीज़ा का दुरुपयोग करके लोगों को सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में भेजते हैं, जहाँ वे भीख मांगते हैं। पाकिस्तान में भिक्षावृत्ति केवल गरीबी का परिमाण नहीं है, बल्कि यह एक संगठित उद्योग बन चुका है, जो बड़े पैमाने पर राजस्व उत्पन्न करता है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 38 मिलियन भिखारी हैं, जो सालाना $42 बिलियन की कमाई करते हैं। इस समस्या को हल करने के प्रयासों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और मिलीभगत की खबरें सामने आई, जिसमें
पाकिस्तानी अधिकारियों और ईरानी ड्राइवरों द्वारा भिखारियों को सीमाओं के पार ले जाने की मदद करने के आरोप शामिल है। इस स्थिति ने पाकिस्तानी सरकार को शर्मिंदा किया है और मध्य पूर्वी देशों के साथ उसके संबंधों पर असर डाला है। यह समस्या सिर्फ इराक और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पाए जा रहे हैं, जो अक्सर तीर्थयात्रा या रोजगार वीज़ा पर इन देशों में आते हैं और फिर भीख मांगने लगते हैं। इससे इन देशों में जेलों की भीड़भाड़ और पाकिस्तानियों की छवि खराब हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए इराक जैसे कुछ मध्य पूर्वी देशों ने पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों से गारंटी मांगी है कि वे अपनी तीर्थयात्रा के बाद वापस लौटेंगे। इस समस्या को लेकर पाकिस्तानी संसद में भी चर्चा हो रही है, जहाँ सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और इससे मुद्दे से निपटने के लिए सख्त उपायों की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।